हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी हैं। क्या चाँद की तनवीर सितारों में छनी है, हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी हैं। कह दे मेरे ईसा से मदीने में ये कोई, कह दे मेरे ईसा से मदीने में ये कोई अब जान पे बीमार मोहब्बत के बनी है, अब जान पे बीमार मोहब्बत के बनी है। महबूब को बेदेखे हुए लौट रहे हैं, महबूब को बेदेखे हुए लौट रहे हैं। उशाक में क्या रंग वैसे करनी है, उशाक में क्या रंग वैसे करनी है। और पहुंची है कहाँ वैसे करनी की, पहुंची है कहाँ वैसे करनी की। बागों में मदीने के हवाए यमनी है, बागों में मदीने के हवाए यमनी है। और मक्ता पेश खिदमत है। कुछ मदहा पढ़ो रोज़ाए पुरनूर पे चल कर, कुछ मदहा पढ़ूं रोज़ाए पुरनूर पे चल कर, ये बात अमीर अब तो मेरे दिल में ठनी है, हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंजीनियर जमील अहमद अवैसी साहब का, जिन्होंने इस खूबसूरत कलाम से आज के इस दिन का आगाज़ किया है, जो हमारी ट्रांसमिशन है उसका आगाज़ किया है। और स्पेशली यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि शागिर्द हैं अलहाज सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह के, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना कलाम पेश किया है। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब के जो रोज़े हैं वो कबूल व मंजूर फरमाए, और उसके साथ साथ हमें इस मुक़द्दस महीने की रहमतों और बरकतों से भी फैज़ याब फरमाए। इसके साथ साथ आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं चौथे पारे के हवाले से, चौथे पारे की अहमियत पर, चौथे पारे की फजीलत पर, और जो अहम तारीखी वाक़यात हैं उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ महंगाई के हवाले से भी बात की जाएगी, चैम्पियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से भी बात की जाएगी। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त जारी है, न्यूजीलैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका, और देखना यह है कि कौन सी टीम आज मैच जीती है, फिर जिसका मुकाबला हिंदुस्तान के साथ होने जा रहा है दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के यानी कि फाइनल। इसके साथ साथ माहिर ग़िज़ाइयत से भी हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपनी रमज़ान की रूटीन में अपनी जो डाइट है उसका किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, हमें किन चीज़ों से सहरी करनी चाहिए, किन चीज़ों से इफ्तार करना चाहिए। स्पेशली हम महंगाई के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल, कि बहुत ज़्यादा कीमतें जो है वो मार्केट में बढ़ गई हैं, डीसी रेट के मुताबिक भी उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो है वो उस तरह से फाल अगर नहीं दिखाई दे रही, तो वो भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ एक मौजूद मेहमान शौकत खानम अस्पताल से भी मौजूद होंगे। हम जानेंगे कि शौकत खानम अस्पताल का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ और आज ये सफ़र किस तरह से जारी सारी है। मेहमानों का इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ कराता चलूँ। मजहबी स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताइजप्पा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो चौथे पारे के हवाले से आज हमारी रहनुमाई करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ होंगे, CMO शौकत खानम अस्पताल के जो हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर सारा मजहर होंगी माहिर ग़िज़ाइयत, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें अपनी न्यूट्रिशन को ठीक करना है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि किन किन टॉपिक्स पर, किन किन इश्यूज़ पर बात होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और अभी एक बार फिर से किचन की तरफ रुख करेंगी हिना सलमान, और हमें बताएंगी कि आज किचन में कौन सी रेसिपी। बिल्कुल, किचन बहुत जरूरी है, क्योंकि किचन जैसे ही कहते हैं ना कि इफ्तार का वक्त करीब आता है, तो किचन जो है उसमें जो चीज़ें हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, और रोज़ हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ इफ्तार जो है बेहतरीन बनाएं, अच्छा बनाएं। तो आज जो हमारी शेफ़ हैं, अस्सलाम वालेकुम सना, मौजूद हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक। कश्मीर के इस किचन से आज की कौन सी रेसिपी आप बनाएंगी? हम स्पाइसी तवा चिकन बना रहे हैं। स्पाइसी तवा चिकन बना रही हैं, ठीक है। इसकी इंग्रेडिएंट्स बताएं सबसे पहले जी, और ये बताएं कि ये कितने लोग जो हैं वो ये जो स्पाइसी चिकन आप तवा बना रही है खा सकते हैं। ये 3% के लिए, ठीक है। हमने थाई चिकन लिए सब्रोसो का, हमने उसको कट्स लगा के, डीप कट्स लगा के, हमने विनेगर और जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ चिली पेस्ट को हमने मैरिनेट करके इसको 15 मिनट के लिए रखा है, ठीक है। उसके बाद इसकी मैरिनेशन तैयार की है, जिसमें हमारे पास योगर्ट है। योगर्ट को सही तरह से हमने फेंटना है, क्रीम और इसके साथ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली पेपर, और साथ हमारा है इसमें ज़ीरा पाउडर, ठीक है। इसको हमने सही तरह से मिक्स करना है। इसमें एक चीज़ है लेमन जूस, विनेगर हमने इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमारा चिकन गल जाए, ठीक है, टेंडर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हमने इसको मैरिनेट करके इसको अब हमने जब बनाने के लिए तवे पे रखना है, तो तवे पे बटर से हमने वो जो चिली है और जिंजर वो हमने सौते करना है, और इसको रख के तो हमने इसको ढाम देना है, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका मैरिनेशन तैयार हो कि आपने तवे के ऊपर थोड़े से ऑयल में इसको हल्का सा आपने सौते कर लिया, जी, जी, ऐसे ही है। जी। और जो लोग ग्रिल खाना चाहते हैं वो इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें कोई कोयले का दम भी आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा, ठीक है जी। इसके साथ आज हम बना रहे हैं सब्रोसो के समोसा। अफ्तारी और सब्रोसो का समोसा ना ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही अफ्तारी और फ्राइड आइटम ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बार बार हम कहते हैं कि फ्राई कम करें, लेकिन मज़ा तभी आता है अफ्तार का जब थोड़ा सा फ्राई का तड़का हो। और आज ये रोज पेटल ने मेरी बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरी मैरिनेशन बहुत थी तो मुझे बार बार हाथ साफ करने पड़ते, तो ये रोज पेटल ने आज मेरी बहुत हेल्प की है। बेहतरीन है भाई, आप रोज़ पेटल अपने घर में भी आप यूज़ करें और देखें कि कैसा सॉफ्ट और कैसा ज़बरदस्त किस्म का टिशू है। मैं बात करूंगी थोड़ी सी कश्मीर बनास्पति की, क्योंकि हमारा जो किचन है वो कश्मीर बनास्पति ने स्पॉन्सर किया है। तो कश्मीर क्या कहता है? कश्मीर ये कहता है कोई भी मौका हो, खुशी हो या उदासी हो, या किसी को मनाना हो, परेशानी भगानी हो,
खाना हमेशा बेहतरीन बहाना होता है, और अगर ये बहाना 100% खालिस कुदरती अज्जा से तैयार कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति में पकाया जाए तो क्या ही बात है। मज़ेदार अपनों के साथ खाने बनाना और हमारी सकाफत का हमेशा से हिस्सा रहा है। इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति गुज़श्ता 60 सालों से आपके साथ है। जैसे कि हमारे प्यारे, और कहते हैं ना कि खुलूस और कहते हैं वहदानियत तभी आती है जब कश्मीर के बड़े मज़ेदार खाने हमारे टेबल पे सजे हों। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति बने खानों में आपके प्यारों के साथ बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि ये मज़ेदार ही नहीं, सिर्फ इसमें विटामिन ए और विटामिन डी का मज़ीद मिकदार है जो कि हमें बनाता है मजबूत। तो अपने घर में लेकर आएँ कश्मीर बनास्पति। तो हमारी जो रेसिपी है वो तकरीबन तैयार है और मज़ीद हो रही है। इसमें ये भी बता दें आप कौन सी सॉस डाल रही हैं? ये जो हमने बनाई थी ना योगर्ट के साथ, इसी की मैरिनेशन वो हमने थोड़ी सी रखी है। जब हम देखें कि हमारा चिकन गलने लग गया तो हम वो सॉस इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो इसकी जो अरोमा है वो इतना बेहतरीन आ रहा है। बिल्कुल ऐसी पूरे स्टूडियो में वो बहुत फील भी हमें हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा हाँ। कि कल की तरह चीजें कम ना हो, क्यों जब्बा साहब ऐसे ही है। जब्बा साहब ने कहा था कल के हमने देखा चीजें थोड़ी सी कम पड़ गई थी, लेकिन नहीं, आज हमारे किचन से बहुत सी चीजें बनेंगी। हाँ, और हम बाकायदा रेसिपीज भी बताएंगे और आपको आगाह भी करेंगे। आप अपने नोट पैड लें और रेसिपी नोट कर लें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आज माह सयाम का चौथा रोज़ा है और हमने सोचा कि हम आज चौथे पारे के ऊपर बात करें और इस पारे के अहकामात जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं और जो जो हुक्म है, जो जो वाक़यात इस पारे के हवाले से हैं, आज हमें बताएंगे हमारे दीनी स्कॉलर उस्मान ताहिर जब्बा साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नसीमा जानिबे बथा गुज़र कुन ज़ियाह आलम मोहम्मद रा खबर को। करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम अलैहिस्सलाम की हयात ज़ात बाबरकात के ऊपर जिनके तुफ़ैल हमें ये कलाम नसीब हुआ, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि ये हुदल लिल आलमीन है। ये आलमीन के लिए अल्लाह फरमाता है ये रहमत है, हिदायत है, नूर है। अल्लाह फरमाता है पहला जहाँ से पारे का आगाज़ हो रहा है, यानी ये सूरह आल इमरान का तसलसल चल रहा है। अल्लाह फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि तुम वो चीज़ खर्च ना करो जिस चीज़ से तुम प्यार करते हो। जो चीज़ तुम्हें ज़्यादा महबूब है ना, जब तक अल्लाह के रास्ते में वो खर्च नहीं करोगे ना, तुम नेकी को नहीं पा सकते। यानी आगाज़ ही इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से हो रहा है इस पारे का, और रमज़ानुल मुबारक के अय्याम है। इसमें तो जैसे मैंने कल अर्ज़ किया कि ईमान वाले को सबसे ज़्यादा बढ़ के जो है वो इसमें सदका व खैरात करना चाहिए। कल के पारे में भी हमने सदकात की बात की। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, अल्लाह सदके को बढ़ाता है और सूद को कम करता है। इस हुक्म के बाद फिर अल्लाह ने इसी में बिल्कुल शुरू में पहले रकू के अंदर ही हज का हुक्म फरमाया है। फरमाया है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कत मुबारकन। अल्लाह ने वो जो पहला घर इबादत के लिए दुनिया में बनाया है ना, लिल्लज़ी बबक्कत, वो वही है जो मक्का में है। मक्का का एक नाम बक्का भी है। मुबारक है वो घर, वह हुदल लिल आलमीन, और आलमीन के लिए हिदायत का सबब है वो घर। फिर फरमाया फ़ीह आयातुम बय्यिनात, उसमें हमने बड़ी निशानियां रखी हैं। मकाम इब्राहीम, उसमें फिर हमने मकाम इब्राहीम रखा। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिसके ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होके ना, जब यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद, जब वो खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे, कहा जाता है वो पत्थर खुद ऊपर चला जाता था और खुद नीचे आया। जितना जितना वो ऊपर ऊपर दीवार बनती थी ना, वो पत्थर ऊपर, उसमें उनके पाँव लग गए। फिर अल्लाह ने उनको महफूज फरमा दिया। फरमाया वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसको आप मकाम मुसल्ला बनाएं। इसलिए जब आप उम्रा करते हैं, हज करते हैं, तो आप मकाम इब्राहीम की सीध में फिर 2 रकात नफल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फरमाया अमन दखलहू काना आमिना, जो कोई भी इस घर में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। हरम है ना, वहाँ जंग किताल ये सारी चीज़ें अल्लाह ने मना फरमा दी। फिर फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, जो कोई इस्तात रखता हो ना, अल्लाह का हक है उसके ऊपर कि वो इस हज का, इस घर का हज करे। वलिल्लाहि फरमाया अल्लाह का हक है, वलिल्लाहि अलन्नास, लोगों के ऊपर अल्लाह का ये हक है कि जो साहिब इस्तात हो वो इस घर की ज़ियारत करे, इसका हज करे। फरमाया वमन कफरा,
जो कोई फिर इनकार करे ना माने फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह फिर जहानों से बिल्कुल बेनियाज है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चल के अल्लाह ने फिर मुसलमानों को हिदायत फरमाई है कि वो गैर मुसलमों की बातों में ना आए, उनकी बात ना माने। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ ए ईमान व इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, वो जिनको किताब दी गई थी ना अहले किताब, अगर उनमें से तुम किसी फरीक की बात मानोगे ना यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, वो तुम्हें ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर कर देंगे। हुआ क्या, मस्जिद है, मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ में औस और खजरज जो दो कबीले हैं ना, वो बैठे आपस में शीरो शिकर बातें कर रहे हैं। ये वही कबीले थे, आपस में बुनियादी तौर पे कजन थे। आपने यमन की बात की, ये यमन से आए थे औस और खजरज वाले, और यहाँ आके आबाद हो गए। अब इनकी आपस में पुराने जमाने से जंगें चलती थी, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, मौलाना हाली ने फरमाया, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे, छोटी सी बात पे जंग शुरू हुई, 40 साल जंग चलती रही। अब वो जंगें इनकी चलती थी सारी जिंदगी, यहूद रहते थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनी कुरैज़ा। रसूलुल्लाह तशरीफ लेके आए, ये मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर हुए, गुमराही से निकल के रोशनी में जब आ गए तो एक यहूदी था पुराना, वो वहां से गुजरा ना, उसने देखा ये मुसलमान आपस में बड़े शीरो शकर बैठे, उसने एक नौजवान को भेजा और वो शेर उसको याद करा के भेजा जो इनकी जंगों के दौरान इनके एक शायर ने पढ़ा था। शायर जाते थे ना दोनों साइडों से एक दूसरे की हिज्ब करने के लिए, रिज्ज पढ़ने के लिए, तो उसने एक ऐसा शेर पढ़ा। जब उसने शेर पढ़ा ना, चिंगारी लगाई, तो दूसरी साइड का जो कबीला था उसने कहा इस शेर के जवाब में हमारे शायर ने ये पढ़ा था। इसने कहा जी हमारे शायर ने ये। अब वो जब मुकाबले उन्होंने कहा आ जाओ दोबारा मैदान में आके फैसला कर लेते। मुसलमानों की जमात, अंसारे मदीना, औस और खजरज, कजन कबीले आपस में, इन्होंने तलवारें निकाल ली, बाहर जाके मैदान जंग के अंदर इकट्ठे हो गए। रसूलुल्लाह को जब इस बात की पता चला, आप मुहाजिरीन को साथ लेके निकले, वहां सफ़ें लग चुकी हैं। सरकार जब तशरीफ फरमा हुए जलवा अफरोज, आवाज़ें इतनी बुलंद थी, आवाज़ नहीं पड़ी। रसूलुल्लाह ने ये आयत मुबारका 100 सूरह आल इमरान की बुलंद आवाज़ से उनके दरमियान पड़ी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इनकी बातें अगर मानोगे तो ये तो दोबारा तुम्हें काफिर कर देंगे। फिर फरमाया व कैफ़ तकफुरून, तुम कैसे कुफर कर सकते हो, वान तुम तुतला अलैकुम, हालांकि अल्लाह की आयतें मैं पढ़ पढ़ के तुम्हें सुना रहा हूं। वान तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह वफीकुम रसूल, और अल्लाह के रसूल अभी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, तुम फिर जमाना जाहिलियत की तरफ लौट रहे हो। सहाबा इकराम ने जब ये वाली बात सुनी, अल्लामा इब्ने जौज़ी फरमाते हैं ज़ादुल मसीर के अंदर, फरमाया सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी वो रोने लग पड़े, उन्होंने तलवारें अपनी फेंक दी और दोबारा आपस में बगलगीर हो गए कि हम तो वापस उस तरफ लौट रहे थे जो कि कुफर का जमाना था। फिर अल्लाह ने यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी पारे के अंदर फरमाई, मशहूर आयत करीमा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं ये हुक्मन है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और तफर्रुका ना करो। यानी मुसलमान को बिल्कुल, जब कोई पूछता है ना कि आप कौन है, तो आपको कहना चाहिए कि मैं मुसलमान। बिल्कुल फिरके के लिए अल्लाह ने सख्ती से यहाँ पे मना फरमा दिया कि तुम तफर्रुका नहीं कर सकते। साथ क्या फरमाया, कितनी खुद, वज़कुरू निअमतल्लाहि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, अल्लाह की उस नेमत का जिक्र करो, तुम आपस में दुश्मन हुआ करते थे। इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और उसकी नेमत के साथ, उसकी रहमत के साथ तुम आपस में भाई भाई बन गए। पहले तो एक दूसरे के दुश्मन। मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा हुआ था जी, पिछले से पिछले रमज़ान में, और बैठे हुए यानी शवाल के रोज़े हमने रखे हुए थे, मैंने और मेरे वाले साहब ने। मस्जिद नबी शरीफ है, मैं बैठा हूँ, ऊपर से ना एक ऐसे हबशी गुजरा है, यानी अफ्रीका का कोई था, तो मैंने ना उसको इशारे से कहा कि हमारे साथ इफ्तारी में शामिल हो जाओ। इफ्तारी का टाइम था, थोड़ी खजूरें आगे रखी हुई थी, तो उसने कहा नहीं। ऐसे उसने करके ना उसने मेरे सर का बोसा लिया। अल्लाह गवाह है, कुरान मेरी झोली में, वो आज भी उस तासीर को मैंने कहा यार ये अफ्रीका का मुसलमान है, वहां पैदा हो, मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, सिर्फ ईमान का रिश्ता है। तो आज भी जब कभी कोई मस्जिद में बैठा हूं, मुझे बुजुर्ग नजर आए जो बड़ा मेहनत के साथ इबादत कर रहा हो, कुरान पाक, मैं उसका सर में बोसा लेता हूँ। वो हबशी ने जो मुझे सिखाया गया वो उसकी तासीर। अल्लाह ने फरमाया फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम अल्लाह की मेहरबानी के साथ आपस में भाई हो गए। इंडोनेशिया वाले मुसलमान के साथ हमारा क्या रिश्ता है, सिर्फ ये है कि वो कलमा पढ़ता है वो, और हम भाई हैं आपस में। फरमाया वकुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे के ऊपर पहुंच चुके थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी के साथ तुम्हें वहां से वापस किया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति। फिर पांचवी जो बात है यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से लोगों को रोकते हो। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी चाहूँगा कि चौथे रमज़ान मुबारक में जो अहम वाक़यात थे वो भी ज़रा हम डिस्कस कर लें। चौथे रोज़े की मुनासबत से हम चौथा पारा डिस्कस कर रहे हैं। चौथा जो रमज़ान मुबारक की 4 तारीख है, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो
तारीख में ना अपना नक्श छोड़ जाते हैं। यानी हशर का मैदान होगा, अल्लाह करीम शहीदों की लिस्ट, ऐसे इमेजिनेशन में तख़य्युल, शहीदों की जब लिस्ट चलेगी और ख़वातीन शहीदों की जब लिस्ट चलेगी तो पहला नाम जो पुकारा जाएगा वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अम्मार इब्न यासिर की वालदा है मोहतरमा। यानी शहीद सारे ही हैं, सारों का मुकाम है। जब पोजीशन आती है ना तो जो पहली पोजीशन वाला बंदा है वो हमेशा आपको याद रहता है अपनी क्लास में। जो 4 रमज़ानुल मुबारक है, इसमें एक ऐसा वाक़या पेश आया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए, जलवा अफरोज़ हुए मदीना तैयबा में, जो आपने पहला कोई लश्कर इस्लाम रवाना फरमाया है वो 4 रमज़ानुल मुबारक को, रमज़ान 4 रमज़ानुल मुबारक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जान, आपके हम उमर हम असर हजरत सैयदना हमजा सैयदुश शुहदा सलामुल्लाह, उनको आपने अमीर बनाया। और हजरत मुर्सद बिन अबी मुर्सद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं, रसूलुल्लाह जब बदर तशरीफ लेके जा रहे थे ना तो एक ऊंट के ऊपर 2-2 3-3 सहाबा कराम बैठते थे, क्योंकि ऊंट कम थे, 313 की तादाद थी। तो वो ऊंट जिस पे रसूलुल्लाह, मौला मुर्तजा और हजरत मरसद बिन अबी मरसद, ये वो वाले साहबी, तो इनको साथ लिया और साथ लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको रवाना फरमाया। ये पहला लश्कर था जिस लश्कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अलम मुबारक बांधा। यानी रियासत होती थी ना, मदीना की रियासत इस्टेब्लिश हो चुकी है, पहला अलम बांधा और अलम का जो रंग था वो सफेद था। और रसूलुल्लाह ने रवाना फरमाया उस लश्कर को रवाना फरमा के फिर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से चलो, और वहाँ पे एक काफिला ऊपर से आ रहा है अबू जहल का, उस अबू जहल के काफिले को जाके तुम लोगों ने रोकना है। हजरत हमजा वहां लेके गए, वहां कबीला जुहैना के जो सरदार थे उन्होंने फिर दरमियान में पड़े। उधर से अबू जहल एक काफिला लेके आ रहा था जो ऊपर से शाम से आ रहे थे, उनके दरमियान उनके पास 300 लोगों का काफिला था। हजरत सैयदना हमजा के पास सिर्फ 30 मुहाजिरीन का काफिला, 30 बामुकाबला 300। वहां पे जंग नहीं हो सकी, कबीला जो है ना के सरदार आए और सुलह हो गई और वहां से वापस सुलह नहीं है, उन्होंने कहा कि जंग अपना वापस आ गए। ये बड़ा वाकया है। 4 ठीक हो गया। चौथे रमजान मुबारक की मुनासबत से जो हम वाकया था वो भी हमने आपके साथ शेयर किया, और इसके साथ साथ जो अहकामात मौजूद हैं चौथे पारे में वो भी जब्बा साहब ने हमें बताए हैं। और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद चौथे पारे की अहमियत और फजीलत के हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मजीद गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो देखते रहिए पैगाम रमजान। वेलकम बैक टू पैगाम रमजान। पैगाम रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महंगाई के हवाले से, जो कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे अपने मेहमानों से भी, और मैं और हिना भी डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। जब हम डीसी रेट के हवाले से भी बात करते हैं तो तब भी जो चीजों के रेट हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आसमान से बातें कर रहे हैं जी, जितने भी रेट हैं, अगर आप बात करें डीसी कंट्रोल और मजिस्ट्रेट कंट्रोल लिस्ट की तो वो कहीं नजर नहीं आती, और जो अशिया उस लिस्ट के मुताबिक है वो इतनी, कहते हैं ना कि क्वालिटी उनकी लो है। क्वालिटी वाइज भी जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। लोग जो है वो कासे ने लेने से ना वो जा सकते हैं मजिस्ट्रेट कंट्रोल लिस्ट के अशिया के ऊपर, ना वो दूसरी प्राइस हाइक के साथ साथ दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। तो अवाम क्या करे, कहाँ जाए, इसका जो सद्देबाब है वो कौन करेगा? और अब ये भी देखते हैं कि जब भी कोई रमजान बाजार भी लगते हैं वहां पर भी लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, वहां पर भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। चीजें मैनेज करने की कोशिश तो गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हर रमजान मुबारक में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा से ही सामने आती हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको शायद ज्यादा फाल करने की जरूरत है, ताकि लोग मनमाने रेट्स ना ले सकें, और वो लोग जो चीजों को स्टॉक करके रख रहे हैं, जिन्होंने पहले से भी स्टॉक किया होता है, अंदोजी है, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की बिल्कुल जरूरत है। और दूसरी बात है, अब तो खैर उन्होंने ये भी एक कहते हैं रूल अप्लाई कर दिया हुआ इन बाजारों में कि एक जो फर्द है वो एक ही चीज लेके जाएगा आईडी कार्ड पे, वो भी आपके आईडी कार्ड पे 1 किलो चीनी फिर मिलती है। तो इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं शायद उस पर भी थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है। बहरहाल कराची से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है सुमैया खुर्शीद, कराची के बाजारों में मौजूद हैं, हमें वहां से अपडेट करेंगी कि इस वक्त बाजारों में क्या हालात वो देख रही हैं, महंगाई कहां तक पहुंच चुकी है, और इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। ओवर टू यू सुमैया।
जी, बरकतों वाले महीने माह सय्याम में दुनिया भर में जहां चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, खासकर अशिया खुरनोश, ताकि रोज़ेदार आसानी से रोज़ा रख सकें, अच्छा सहर व अफ्तार कर सकें, तो वहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। और कराची की अगर हम बात करें तो मैं इस वक्त फल मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ जब मैंने फलों की कीमतें पूछी हैं तो आसमान से बातें करेंगी तमाम कीमतें। मतलब फ्रूट चाट बनाने का तो आप सोच ही सकते हैं। और मेरे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, फल ख़रीदने आए हैं आप, फ्रूट चाट का गालबन फरमाइश की होगी बच्चों ने, तो क्या बना पाएंगे? कितना महंगा है फल? हर चीज़ डबल कीमत हो गई है और हर रमज़ान में यही होता है। यहाँ लिस्टें नहीं है किसी के पास भी। मसला ये है कि जो जिस रेट पे मर्जी चाहे बेच रहे हैं। अब आवाम की मजबूरी है, क्या करें, रोज़ा रखना है बच्चों के लिए, करना पड़ता है। कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, सीधी बात है। क्या चीज़ कितने की मिल रही है? केला वगैरह? ये केला 200 रुपये चल रहा है। अभी मैंने तरबूज का पता किया है, कोई 200 दे रहा है। 180 में एक से बात हुई है अभी। सिर्फ एक खरबूजा है जो 100 रुपये लिख के लगाया हुआ है, और खरबूजा, बाकी हर चीज़ महंगी है। इतने से बिल्कुल स्मॉल साइज के, बिल्कुल छोटे वाले साइज़ के, बिल्कुल जो खाने के काबिल नहीं है, मीठे भी नहीं है। बिल्कुल। तो हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली जो दर्जा दोम और सोम की चीज़ें हैं उन्हें दर्जा अव्वल की कीमतों में फ़रोख्त किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, उससे भी ऊपर बेचा जा रहा है। सही। वैसे आप कमिश्नर कराची के प्राइसेस देख के निकले हैं कुछ? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो ये भी, कमिश्नर कराची काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइसेस को, और जो है कमिश्नर कराची मुख्तलिफ जगहों पे हिसाब के लिस्टें ही नहीं है यहाँ किसी भी दुकानदार के पास। लिस्टें नहीं है। लिस्टें तो होनी चाहिए ना, उस हिसाब से बिके। दर्जा 1, दर्जा 2, यहाँ तो कोई पता ही नहीं है किसी का भी। आज बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बात सही कही कि जब हम प्राइसेस देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि दर्जा अव्वल, दर्जा दोम करके कीमतें होती हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं तो वो कहते हैं क्या दर्जा अव्वल, क्या दर्जा दोम, बस यही है, यही ख़रीद लें। अगर हम प्राइसेस का मवाजना करें तो केला, जिसे सबसे सस्ता फल समझा जाता है, जो ज़्यादा खाया जाता है, केला दर्जा अव्वल 155 के बजाय 250 रुपये दर्जन में मिल रहा है। केला दर्जा दोम 132 के बजाय 200 रुपये में मिल रहा है। और मैं इस वक्त इधर मार्केट में जो मौजूद हूँ तो मैंने तो केले की ना तीसरा दर्जा भी देख लिया है। मतलब वो इस कदर नाजुक और इतने नाजुक हालत में है वो केला के उसको हाथ लगाओ तो मेल्ट हो रहा है। सिर्फ वही केला जो है 150 रुपये दर्जन में मिल रहा है। और अगर हम सेब की बात करें तो सेब 138 के बजाय 350, 400 रुपये किलो मिल रहे हैं। और जो दर्जा दोम के सेब हैं वो खाने के काबिल नहीं है। खरबूजा और गुलारची को हम कह सकते हैं कि वो फिर भी ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद में आ रहा है कि वो 100 रुपये और 150 रुपये किलो में मिल रहा है। लेकिन अगर हम उन खरबूजों के साइज़ देखें तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के खरबूजे हैं। मतलब वो दर्जा अव्वल और हत्ता के वो दर्जा दोम की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं। वैसे तो खरबूजे का जो पहला दर्जा है वो 95 बताया लिखा गया है लिस्ट में, लेकिन वो 150 में मिल रहा है बाज़ार में। और अगर हम खरबूजे के दर्जे दोम की बात करें तो 75 रुपये लिखा हुआ है लिस्ट में, लेकिन वो बाज़ारों में 100 रुपये दर्जन में 100 रुपये किलो में मिल रहा है। और अगर बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया खुर्शीद साहिबा, आप हमें अपडेट कर रही थी कराची से। कराची की सूरत हाल आपने देखी है जिसमें बहुत अवाम को बहुत मुश्किलात का शिकार है। एक फ्रूट चाट बनाने में ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि तगोदो करनी पड़ी है और मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स बन चुके हुए हैं। कौन से लेवल का फ्रूट लें ये भी नहीं पता आवाम को, लेकिन हमने सोचा कि हम अपना किचन जो है बजट करें और हमें बजट दे रहा है कश्मीर बनास्पति। कश्मीर बनास्पति के किचन से हमारे साथ मौजूद है जी सना। आज की रेसिपी बताएं और अपने बजट के ऊपर ज़रूर बात करनी है क्योंकि आवाम वाकई बहुत परेशान है कि कम से कम बजट में वो अपनी फैमिली के साथ कैसे अच्छा इफ्तार कर सकते हैं। जी हिना, तो आज हमने स्पाइसी तवा चिकन बनाया, तो इसका और चिकन का इतना रेट है कि मतलब हम लोग उसको मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी शॉर्ट रेसिपी है कि 3% के लिए आप इसमें थाई का पीस लें, उसको डीप कट्स लगाएं। डीप कट्स लगाने के बाद आपने इस पर जिंजर, गार्लिक और चिली पेस्ट की मैरिनेशन करनी है। ठीक है। फिर आपने इसकी अलग से मैरिनेशन आपने करनी है जिसमें योगर्ट, क्रीम, हमारा लेमन जूस, विनेगर, नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली, इसको और ज़ीरा पाउडर, इसको हमने मिक्स करके इसकी मैरिनेशन करनी है 1 आवर के लिए। ठीक है। जब हमने इसको बनाना है तो तवे पे हमने अपना बटर डालना है। बटर के साथ हमने चिली पेस्ट डाल दें आप या जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें, उसको सौते करके आपने इसको रख देना। ठीक है। और इसको ढाम देना। ठीक है। और साथ आज हमने सब्रसों के समोसा बनाए हैं। मेरे साथ मेरे हेल्पर अब्दुल समद हैं, तो इन्होंने आज बनाई 7 अप की ड्रिंक जिसमें हमारे पास है बादाम दूध सोडा। तो अब्दुल समद बताएं। थैंक यू मैडम। हमारे पास एक इंतहाई सस्ती और न्यूट्रिशन से भरपूर ड्रिंक है जिसमें बनाने में मैडम ने मेरी मदद की है। मैंने भी खुद इसमें बहुत मेहनत की है। इसमें इनका नाम तो मैडम ने बता दिया है। इसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं दूध,
बादाम, क्रीम, चीनी और सोडे का इसमें जो नाम ऐड हुआ है इसमें, तो वो 7 अप सोडा की वजह से है। ठीक है, Thank you। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। आपने एक ड्रिंक बनाई है, आपने मेन कोर्स बनाया और साथ हमने समोसे फ्राई किए हैं सबरोसो के, और कश्मीर बनास्पति का ऑयल जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि कश्मीर बनास्पति बहुत ही खालिस ऑयल है और कम ऑयल में आप पूरा मेन्यू जो है वो बना सकते हैं। अनवार, आपने देखा जिस तरह जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनके बजट्स बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं और अफ्तार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जिस फैमिली में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके लिए आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर लें, आप ब्रायलर चिकन के हवाले से अगर बात कर लें, आप वेजिटेबल्स को देख लें, आप दालों को देख लें, चीनी की बात कर लें, तो हर चीज़ में हमें जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। उनकी अवेलेबिलिटी के इशूज़ भी नज़र आते हैं। जैसे हमने रमज़ान बाज़ारों के हवाले से भी डिस्कस किया कि जो रमज़ान बाज़ार हर साल लगाए जाते हैं, कोशिश की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ देने की, बहुत अच्छी बात है, चीज़ें मैनेज करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मसाइल ज़रूर वहाँ पर अभी भी पूरी दुनिया में रमज़ान मार्केट्स लगती हैं, रमज़ान बाजार लगते हैं, लोगों के लिए सहूलत होती है और ऑफ्स लगाए जाते हैं हर चीज़ में। लेकिन मेरा ख्याल से हमारा मुल्क एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो वो जो एक टेबल लगाई जाती है ना 50% ऑफ वाली, अगर हम किसी दुकान पर भी जाते हैं, जूतों की दुकान पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर वो वाले जूते रखे होते हैं जो बहुत ही हल्की क्वालिटी के होते हैं, ऑब्सोलीट हो चुके। बिल्कुल ऐसी आपने दुरुस्त फरमाया। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है इन पर भी फोकस हमें करना चाहिए। रमजान मुबारक में होना चाहिए और ये हुकूमत वक्त का काम है कि इन चीज़ों को लेकर आएँ, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। लोगों के लिए आसानी होगी तो लोग भी आसानी लोगों दूसरों के लिए पैदा करेंगे। ये पूरा सर्कल जो कि चलना चाहिए आगे। और बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और हमारे जो दीगर मेहमान हैं इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर सारा मज़हर साहिबा ने, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे CMO शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब ने, जिनसे हम जानेंगे शौकत खानम के सफ़र के हवाले से, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि हम ऐसे इदारे की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। जिस तरह से पाकिस्तान में कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको जिस तरह से अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है शौकत खानम में, और ये अस्पताल ना सिर्फ कैंसर के मरीज़ों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराम कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो गरीब और नादार अफराद हैं उनका भी मुफ्त इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जानना मैं आपसे चाहूँगा, जिस तरह से हम सभी ये जानते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत लंबा भी होता है, महंगा इलाज भी है, यकीनी तौर पर डिपेंड करता है उसकी स्टेज पर। शौकत खानम इस मुश्किल इलाज को मरीज़ों के लिए किस तरह से मैनेज कर रहा है, किस तरह से उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है, कौन सी ऐसी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जा रही हैं, कौन सा ऐसा अब लेटेस्ट इलाज है जिसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है? शुक्रिया जी। सो शौकत खानम के 2 अस्पताल हैं इस वक्त, लाहौर में और पेशावर में। लाहौर के अस्पताल को 30 साल हो गए हैं काम करते हुए, और पेशावर को 9 साल हो गए हैं। और कंसिस्टेंटली 30 साल से 75% से ज़ायद मरीज़ों का कम्प्लीटली फ्री इलाज हुआ है। जो मरीज़ एक्सेप्ट होते हैं हमारे यहाँ उनका फिर मीन्स टेस्टिंग होती है, और अगर वो पे नहीं कर सकते तो तमाम तशख़ीस पे जो ख़र्चा होता है और इलाज पे वो बिल्कुल फ्री किया जाता है। ठीक है। 5 साल तक लोग फॉलो अप के लिए आते हैं ट्रीटमेंट के बाद, उसमें जो टेस्ट होते हैं, जो भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री दी जाती हैं। तमाम कैंसर्स का इलाज किया जाता है। तकरीबन बच्चे तकरीबन 11% होते हैं हमारे जो टोटल मरीज़ हैं उनमें से, और बच्चों में अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर कैंसर्स जो हैं वो काबिल इलाज होते हैं और मुकम्मल इलाज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कैंसर अभी भी पाकिस्तान में ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो लेट स्टेज में आते हैं। वही बीमारी जिसका मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है स्टेज 0 या स्टेज 1 में, जैसे छाती का कैंसर है ख़वातीन में, वो ज़्यादातर ख़वातीन स्टेज 3 में आती हैं, जिस वक्त फिर सिर्फ 40% लोगों का इलाज हो सकता है मुकम्मल। ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ हैं, हमने पहले लाहौर के बाद दूसरा पेशावर में खोला, और अब हम कराची में अपना तीसरा अस्पताल बना रहे हैं। इस वक्त ज़ेर तामीर है। ठीक है। वो हमारा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, लाहौर से दुगना है साइज़ में और तमाम सहूलियात में। ठीक है। तमाम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ जो हैं वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होती हैं। हमारे हॉस्पिटल्स जॉइंट कमीशन से एक्रेडिटेड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो के हॉस्पिटल्स को इवैल्यूएट और ऑडिट करती है। दोनों के हॉस्पिटल्स को ये एक्रेडिटेशन मिली हुई है, शोइंग के बाकी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पे काम किया जाता है। सर, हम इधर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि सबसे ज़्यादा कह रहे थे कि विमेन आर इनटू लाइक उनका ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर्स के ऊपर ज़्यादा ख़वातीन आती हैं आपके पास। इसके अलावा और कौन से ऐसे कैंसर हैं जिनमें विमेन आर फेसिंग मोर?
सो सबसे कॉमन कैंसर ओवरऑल हमारे अस्पतालों में और ख़वातीन में ऑब्वियसली छाती का कैंसर ही है। तकरीबन 50% जो ख़वातीन आती हैं हमारे हॉस्पिटल में उनको छाती का कैंसर होता है। बाकी जो ऑब्वियसली ओवेरियन या यूट्रस का कैंसर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैंसर्स हैं वो होते हैं ख़वातीन में, और बाकी वही कैंसर्स जो आदमियों में होते हैं, बड़ी आंत का कैंसर, मुंह का, ज़बान का, जो पान छालिया गुटखा खाने की वजह से, सिगरेट शायद औरतें इतनी ज़्यादा नहीं अभी पीती, लेकिन पान छालिया गुटखा तो बहुत औरतें भी इस्तेमाल करती हैं। आदमियों में सबसे कॉमन बड़ी आंत का, मैदे का, लिम्फोमा जो कि हुदूद का कैंसर होता है, ठीक है, और यही हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने बताया कि अब सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है इंशाल्लाह वो कराची में बनने जा रहा है, जो कि डबल साइज है लाहौर से, हम पहले भी अपने प्रोग्राम में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो कब तक एक्सपेक्टेड है उसकी जो कंप्लीशन है? सो उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है या फिजिकल स्ट्रक्चर वो तो मुकम्मल तौर पे बन चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। जैसे ही उसके पैसे मुकम्मल हुए तो वो पूरा हो जाएगा। तकरीबन 18 महीने का काम रहता है, बट ये डिपेंडेंट है फंड्स पे। अगर फंड्स आ गए तो 18 महीने में इंशाल्लाह खुल सकता है, वरना शायद थोड़ा सा देर हो जाए। एक इधर और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एवैल्यूएशन और क्राइटेरिया कैसे होता है, कि किस फैमिली को किस क्राइटेरिया में आपने ऐड ऑन करना है, कौन कितना पे करेगा और कौन बिल्कुल मुफ्त इलाज कराएगा? ओके, सो एक्सेप्टेंस होती है सिर्फ डिजीज़ और उसकी स्टेज के बेसिस पे। उसमें जब हम मरीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो ये नहीं देखते कि वो पे कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ डिजीज़ क्राइटेरिया। जब पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और अगर वो पे नहीं कर सकता तो उनकी वन टाइम फाइनेंशियल एवैल्यूएशन की जाती है, सिर्फ एक दफ़ा पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पेशेंट इससे ह्यूमिलिएट या एम्बैरस हो। एक 3 या 4 पेज का फॉर्म होता है, हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, वो कंप्लीट करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कहाँ रहते हैं, कितने लोग हैं घर में, क्या आमदन है, क्या सोर्सेज हैं इनकम की, एक्सेट्रा। और ज़्यादातर लोगों में उसी के बेसिस पे असेसमेंट हो जाती है और वहीं के वहीं डिसाइड हो जाता है। अगर डिसाइड ना हो सके और ट्रीटमेंट ज़रूरी हो तो ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है, ट्रीटमेंट रुकती नहीं है इस असेसमेंट के दौरान। और फिर हम उनसे कहते हैं कि अपने ज़कात काउंसलर से एक फॉर्म भरवा के लाएं, ये दिखाने के वो वाकई ज़कात के मुस्तहिक़ एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर फिर भी शक हो तो हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो जाके घर में भी उनको मिल सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 75% से ज़ायद मरीज़ों का कम्प्लीटली फ्री इलाज होता है। एंड जस्ट मैं बताता चलूँ, पिछले साल हमने 14,500 नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए थे। इसके अलावा 30,000 के करीब मरीज़ फॉलोअप में होते हैं, तो तकरीबन 50,000 के करीब मरीज़ सिस्टम में होते हैं किसी भी वक्त। 75% से ज़्यादा कम्प्लीटली फ्री ट्रीट किए जाते हैं। जो बाकी लोग पेइंग जिनको हम गिनते हैं उनमें तकरीबन 10 से 15% फुली पेइंग होते हैं और बाकी जो 10% हैं वो पार्शल सपोर्ट पे होते हैं कि वो कुछ खुद देते हैं, ठीक है, अपनी मीन्स के मुताबिक, और हम कुछ बाकी हॉस्पिटल देता है। और उसमें ज़्यादातर 10 से 15% जो है वो लोग खुद देते हैं, 80 से 90% फिर भी हॉस्पिटल ही दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से ऑब्वियसली बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट भी किया जा रहा है, लाहौर में 30 साल से ऑपरेशनल है शौकत खानम, 9 साल अब पेशावर में हो चुके हैं, इंशाल्लाह कराची में भी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी जिस तरह से आप बता रहे हैं। अवेयरनेस के हवाले से शौकत खानम क्या इस वक्त काम कर रहा है कि अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि बहुत से ख़वातीन की भी बात कर लें या मर्द हज़रात की बात कर लें तो वो लेट स्टेजेस में आपके पास आ रहे हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस ना होने की क्या वजूहत हैं और लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए? सर एक और चीज़ में पसमानदा इलाके जो हैं जहां अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए क्या है सिस्टम है? सो अवेयरनेस की बहुत सारी वजह हैं। कुछ तो मेडिकल कम्युनिटी में भी अवेयरनेस इतनी नहीं है। हम अभी भी देखते हैं कि जिनको कैंसर होता है पहले उनका किसी और चीज़ के लिए इलाज किया जाता है जो कि गलत है। बट मोस्टली और ख़ास तौर पे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, लेसर सर्व्ड एरियाज़ हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है पहले तो कि ये डेंजरस सिम्टम्स क्या हैं और उनसे कैंसर सजेस्ट हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर उनको पता भी हो तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, फिर पैसे नहीं होते चेक करवाने के। ख़वातीन में ख़ास तौर पे और बच्चों में उनकी हेल्थ केयर नीड्स जो हैं वो मेल्स के से कम समझी जाती हैं। सो आदमियों को जब वक्त होता है तो फिर वो लेके जाते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं, फसलें कट रही हैं तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है जब तक फसलें ना कट जाएं। इस दौरान ऑब्वियसली कैंसर बढ़ता जाता है। सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट बेसिकली लैक ऑफ फैसिलिटीज़ और लैक ऑफ मनी, पैसे नहीं होते लोगों के पास, इसलिए वो चेक नहीं करा सकते। और ऑब्वियसली फियर, खतरा, डर होता है उनको कि बिल्कुल ऐसे ही बताना नहीं चाहते इस बात को। सो ख़वातीन में ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि कोई गिल्टी महसूस होती है तो उसको इग्नोर करते हैं या शर्माते हैं या डरते हैं कि मेरा मियाँ पता नहीं क्या कहेगा अगर पता चल गया।
तो मैसेज अवेयरनेस का सबसे बड़ा आपके प्रोग्राम के ज़रिए दो हैं। एक तो ये कि तमाम ख़वातीन 18 साल की उम्र के बाद अपनी छाती का हर महीने अपने हाथ से मुआयना करें। अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो प्लीज़ डरें मत, घबराएं मत, चेक कराएं। ज़्यादातर केसेस में कैंसर नहीं होगा, लेकिन जो थोड़े से परसेंटेज हैं जिनमें होगा वो अर्ली उसको भी रूल आउट हो कर लिया सकता है और मुकम्मल इलाज हो सकता है। और दूसरा है कि सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, इन चीज़ों से परहेज Avoid किया करें, जाए। बिकॉज ये तो आपके अपने कंट्रोल में है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो तीसरा हॉस्पिटल है वो भी जल्द से जल्द फाल हो जाए, कंप्लीट हो, और लोगों को वहाँ पर भी बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं, उनके लिए भी आसानी हो। क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से लोग फंड्स भेज सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं, ताकि जो आप कह रहे हैं 1.5 साल का एक टाइम आप बता रहे हैं, अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। सो हमारे हॉस्पिटल्स चलते ही ज़कात और अतियात में हैं। रमज़ान का महीना भी है तो हम अपील भी करते हैं आपके व्यूअर्स को कि दिल खोल के शौकत खानम के हॉस्पिटल्स को ज़कात दें। ज़कात जो है वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है, उससे तामीराती काम नहीं होता, इक्विपमेंट मशीनरी नहीं खरीदी जाती। सो कराची हॉस्पिटल ज़कात से नहीं बनेगा, ना बन रहा है। वो नॉन ज़कात डोनेशंस जो हैं, बाकी जो डोनेशंस देते हैं, और स्पेसिफिकली हम उसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग उसके लिए डोनेट कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जाके हमारे अकाउंट्स हैं वहाँ जमा करा सकते हैं, अपनी बैंकिंग ऐप से दे सकते हैं, QR कोड है हमारी वेबसाइट पे, उसको स्कैन करके दे सकते हैं। ठीक है। अगर 0800 11 555 पे फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आके आपके घर से ज़कात, अतियात जो भी आप देना चाहते हैं कलेक्ट करेंगे और रसीद भी देंगे। ठीक है। और फाइनली आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे जो मोड्स हैं डोनेशन के हमारी वेबसाइट पे हैं, www.shaukathanam.org.pk। ठीक हो गया। और दूसरा लास्टली बस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों से भी आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ता है, उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनकी किस तरह से हेल्प की जाती है? सो हॉस्पिटल से तमाम पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, लाहौर में भी, पेशावर में भी, सिंध से, बलूचिस्तान से, KP, अफ़गानिस्तान से मरीज़ आते हैं। और हॉस्पिटल की कोशिश होती है कि जब मरीज़ हॉस्पिटल में हो तो उनकी तमाम सहूलियात हम ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हम उनको पर्चियाँ नहीं देते कि दवाई ले आओ या सिरिंज ले आओ या ये कर लो, तमाम चीज़ें हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करता है। खाना भी जो है जब वो दाखिल होते हैं तो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है। बच्चे जब दाखिल होते हैं तो उनके वालिदैन को भी खाना प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको बच्चा छोड़ के बाहर जाना मुश्किल होता है। ठीक है। बट जब मरीज़ एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो फिर उनको बड़ी मुश्किल होती है, जैसे आपने कहा, बिकॉज वो दूर दराज से आते हैं, अक्सर उनके पास पैसे भी नहीं होते कि किसी होटल में रहें। तो हमारे 2 मुसाफिर खाने हैं लाहौर के हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड। उनमें 600 मरीज़ और उनके लवाहिकीन मुफ्त रह सकते हैं और उनको 3 टाइम का खाना भी वहाँ दिया जाता है। मतलब बड़े ज़बरदस्त। तो ये बहुत यूज़फुल है और बहुत हेल्पफुल है। तो जितने भी मरीज़ जिनकी एक्टिव ट्रीटमेंट हो रही हो, लेकिन हॉस्पिटल में अब 2 हफ्ते का गैप है 2 ट्रीटमेंट्स में, या टेस्ट के इंतज़ार में 3 दिन बाद दोबारा डॉक्टर को दिखाना है, तो उस दौरान वो मुसाफिर खाने में ठहर सकते हैं कम्प्लीटली फ्री। ठीक है। और इसी तरह की एक फैसिलिटी पेशावर में भी है, और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि अगर कोई डोनेट करे तो हम कराची में भी इसी तरह की फैसिलिटी बनाएंगे। और डॉक्टर साहब ये चीज़ भी क्लियर कीजिएगा, बार ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भी देखते हैं या लोगों से भी सुनते हैं कि एक सर्टेन एज लिमिट है, उस पेशेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाते, इस तरह का भी कोई क्राइटेरिया है या कोई स्टेज वाइज क्राइटेरिया? मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आप अब डायरेक्टली TV पर हैं इस वक्त, तो आप उसको क्लियर करें। बिल्कुल, जो भी है। सो कैंसर एक बीमारी नहीं है, हर कैंसर मुख्तलिफ है। छाती का कैंसर फ़र्क है, फेफड़े का कैंसर फ़र्क है, एंड सो ऑन। सो हर बीमारी के हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैं कि इस एज तक लेंगे, इस स्टेज तक। ठीक है। क्योंकि ज़कात से इलाज हो रहा है और ज़कात एक सीक्रेट ट्रस्ट है, हमारा ख्याल है कि उसको लोग हमें ट्रस्ट करते हैं कि हम सही जगह पे उसको इस्तेमाल करेंगे। सो हम सिर्फ ज़कात मुस्तहिकीन पे खर्चते हैं, एंड हमारी कोशिश होती है कि उन पे खर्चें जिनका मुकम्मल इलाज हो सके, ताकि वो वापस जाके अपनी फैमिलीज़ का देखभाल कर सकें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आप सबको पहुंचा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़कात के पैसे को इस्तेमाल करके ये है कि उनको ट्रीट करें जिनका मुकम्मल इलाज हो सके। ठीक है। सो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम ट्रीटेबल कंडीशंस को एक्सेप्ट करें, जिनका मुकम्मल इलाज लाइकली है और जिनकी इलाज पहले कहीं और ना हुआ हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये कहना कि योर डोनेशंस कैन सेव एनीवन्स लाइफ, और बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स सच अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। हमने जाना है किचन की तरफ, क्योंकि इफ्तार का जब वक्त आता है तो हम जो किचन
की तरफ रुख करते हैं। और आज का जो किचन हमारा स्पॉन्सर किया है वो है तलो ने, और मेरे साथ हैं शेफ़ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, सबसे पहले बताएं कि आज आप इफ्तार के लिए क्या बना रही हैं? आज इफ्तार के लिए बना रहे हैं हम वाइट सॉस मैकरोनी। वाइट सॉस मैकरोनीज, ओके ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स आपको मैं अभी बता दूं? आप प्लीज साथ साथ बताएं। ये देखिए ना, बच्चे खुश हो गए होंगे सुन के, बिकॉज मैकरोनीज आई थिंक बच्चों का सबसे फेवरेट फूड होता है। बिल्कुल, यूजुअली जो है ना ये रेड सॉस में बनाई जाती है, लेकिन अभी जो है ना मैं इसको वाइट सॉस में बना रही हूँ, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता तो आपने खाया है, लेकिन मैकरोनी में बहुत कम लोग वाइट सॉस यूज़ करते हैं। इट्स वेरी लेस स्पाइस और जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आती है। उसके लिए मैकरोनी हमने ली है 200 ग्राम। एक पैकेट को जो है ना वो हमने बॉईल किया। ये मैं भी साथ साथ बना रही हूँ। मिन्स है ये कीमा चिकन का, और इसके साथ बनाएंगे। अगर आप चंक्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मैकरोनी को बॉईल करके 7 to 8 मिनट्स के लिए आप उसको बॉईल करेंगे। फिर सिंपली एक मैकरोनी जो है ना, जब या पास्ता या मैकरोनी जब भी हम बना रहे होते हैं ना, तो वो ओवर कुक हो जाती है। क्योंकि जो है ना वो हम बॉइलिंग में ही उसको इतना टाइम दे देते हैं कि जब वो दोबारा सारी आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करके मिक्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिक्स हो जाती है सारी ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर को आपने ठीक रखना है। इंग्रेडिएंट्स इसमें सिंपली सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, विनेगर एंड केचप। इसको आप मिक्सचर बना के जो है ना वो सबसे पहले बटर ऐड करेंगे, सौते करेंगे सारे मसालों के साथ उसको, अनियन को, और उसके बाद जो है ना ये चिकन ऐड कर देंगे हम। ठीक है। तकरीबन 5 मिनट्स तक चिकन को पकाएंगे। और मैकरोनी जो है वो हमारी साइड पे ऑलरेडी बॉइल्ड है। इसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो चीज़, क्योंकि सॉस और वाइट सॉस है तो वेजिटेबल्स के साथ बहुत हैवी हो जाता है। वाइट सॉस की भी रेसिपी जल्दी से बता दें। वाइट सॉस की रेसिपी ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ बटर, 2 टेबलस्पून ऑफ वाइट फ्लावर, मैदा। सिंपली जैसे ही बटर होता है मेल्ट, आप उसमें ऐड कर देंगे वाइट फ्लावर को तकरीबन 1 मिनट तक हमने पकाना है। गोल्डन होने नहीं देना, उसको वाइट ही रहने देना। उसमें आप ऐड करेंगे दूध। 2 चम्मच मैंने लिया है मैदा, तो उसमें आप ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मिल्क जो है ना वो आप अपनी सॉस की थिकनेस के अकॉर्डिंगली भी ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक छोटी सी चुटकी हस्बे जायका नमक, और काली मिर्च। दैट्स इट। ठीक है फातिमा, आप बनाएं, आप डिश आउट करें, हम आपके पास फिर आएंगे। और जो व्यूअर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वो रेसिपी नोट डाउन कर सकते हैं। और क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब आ गया है, और जल्दी से अपने किचन में जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान सिर्फ न्यूज़ पर। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और अभी हम बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त जारी है। न्यूजीलैंड बमुकाबला साउथ अफ्रीका, और न्यूजीलैंड की जो गिरफ्त मैच पर इस वक्त अभी तो उनकी बैटिंग जारी है, पहली इनिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जो टारगेट इस वक्त वो बना रहे हैं वो हमें काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। 317 स्कोर वो कर चुके हैं, 5 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके हैं। 47वें ओवर का जो मैच है वो इस वक्त जारी है। और हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शाहिद हनीफ, वो मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शाहिद, अभी बताइएगा आपने आज क्या मनाजिर देखे हैं, कितनी बड़ी तादाद में क्राउड पहुंचा है यहाँ पर दोनों टीमों को सपोर्ट करने? जी, बहुत तगड़ा मैच आज हो रहा है, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें फॉर्म में हैं। सुबह सवेरे ही शायकीन की आमद का सिलसिला जारी हो गया था। वहीं सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम किए गए और शायकीन बड़े पुरजोश थे। आज जो है ज़्यादातर जो लोगों से हमारी बात हुई तो ज़्यादा लोग यही ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि क्वालिफाई जो फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका को करना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड से जो मैच पहले इंडिया का हुआ वो उसका जो है उसकी कंडीशन देख चुके थे। उनका यही कहना है कि न्यूजीलैंड का जो मिडल ऑर्डर है वो इतना मजबूत नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में जो है क्लासन जैसे बैट्समैन है जिनको पसंद किया जा रहा है, और मिडल ऑर्डर में अगर वो 50 गेंदें भी खेल लें तो काफ़ी अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो इस तरह रही कि केन विलियमसन और जो रविंद्रा दोनों ने शानदार सेंचुरियां जड़ी और बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो गए हैं। मिडल ऑर्डर जो है उनका पहले की तरह इतना नाकाम नहीं, आज अच्छा उन्होंने खेला। 300 से ज़ायद स्कोर उन्होंने कर लिया, अभी भी 3-4 ओवर बाकी पड़े हैं, तो 350 के करीब वो टारगेट देने की पोजीशन में है। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका क्या करता है उनकी बारी में उनको देखा जाएगा। लेकिन जो शायकीन उनका यही कहना है, ज़्यादातर जो अक्सरियत है कि साउथ अफ्रीका जो आज क्वालिफाई करे और एक तगड़ा मैच जो है वो
भारत के खिलाफ देखने में मिले। फाइनल में जो है भारत से तगड़ी टक्कर होनी चाहिए जिसको एंजॉय किया जा सके। तो यहाँ पे जो अभी सिक्योरिटी की सूरत हाल पे बात की जाए तो 12,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें जो है 86 इंस्पेक्टर जो है 12 के करीब जो है एसपी शामिल हैं और डीएसपी की बड़ी तादाद यहाँ पे शामिल है और लेडी ट्रैफिक पुलिस एहलकार, इसके अलावा जो लेडी जो है पुलिस एहलकार वो भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। और 4 हसार बनाए गए हैं जहाँ से शायकीन को मुकम्मल जामे तलाशी के बाद गुजरना पड़ा है और स्टेडियम में जाने के लिए वहाँ से गुजारा जा रहा है और वाक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं और DID ऑपरेशन भी खुद इस सारे मामले में यहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं और तमाम जो यहाँ की सूरत हाल को सेफ सिटी के कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि क्राउड किसको हॉट फेवरेट करार दे रहे हैं? जी आज फेवरेट तो साउथ अफ्रीका थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह बैटिंग की है और केन विलियमसन और रविंद्रा ने जिस तरह शानदार सेंचुरियां जड़ी हैं तो जो है दबाव में साउथ अफ्रीका मुकम्मल तौर पे आ चुका है। लेकिन जिस तरह बैटिंग और मिडल ऑर्डर जो उनका मजबूत है साउथ अफ्रीका का, आप कुछ नहीं कह सकते कि ये चेज स्कोर कर पाएंगे या नहीं। ज़्यादा चांसेस यही है कि बड़ी टक्कर दी जाएगी साउथ अफ्रीका की भी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 350 स्कोर चेज हो चुका है। पहला मैच जो इंग्लैंड का हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड 350 स्कोर करके तकरीबन जीत चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है उसको चेज किया। बैटिंग विकेट है और बैटिंग के लिए एडवांटेज भी होता है, तो आज भी इतना आसान मैच नहीं है, लेकिन बड़ा टारगेट देने में न्यूजीलैंड कामयाब हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हनीफ हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर कज़ाफी स्टेडियम से और उनका यही कहना था कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त खेलती हुई हमें दिखाई दे रही है और लोगों को लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम जीत सकती है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम में भी क्लासिन जैसे प्लेयर मौजूद हैं जो कि मैच का पांसा पलट सकते हैं। और ऐसे ही हमने कुछ देखा था। की बात करें तो हमेशा से ही कहते हैं ना कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। न्यूजीलैंड ने बहुत कम जीता हुआ है, 40 से ज्यादा मैचेस अकॉर्डिंग टू स्टैट जो हैं वो साउथ अफ्रीका के ही हक में हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है, अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि देखना तो ये है क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर भी होता है और साउथ अफ्रीका चोकर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ग्राउंड पे चोक भी कर जाते हैं। हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अहमद कुरैशी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं आज के मैच को? आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम का मुकाबला होगा दुबई में हिंदुस्तान से? जी सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है खावर। चलिए हम कोशिश करते हैं, आवाज बढ़वा देते हैं ताकि आपको हमारी आवाज क्लियर आए। जी अहमद, हमें सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर है। जी देखिए, आज का मैच आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम ओवरऑल देखें इस चैंपियंस ट्रॉफी तो जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, आई थिंक कि अब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने और साउथ अफ्रीका ने दोनों ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म किया वो बड़ा जबरदस्त था और आई थिंक ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जो कि डिजर्व भी करती थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलें। और न्यूजीलैंड की तो खैर ट्राई सीरीज में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, उसी अपने रिदम और मोमेंटम को उन्होंने कंटिन्यू किया चैंपियंस ट्रॉफी में भी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और आज भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। आई थिंक न्यूजीलैंड ही फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए भी। ठीक है, और कल का जो मैच हुआ रिजल्ट जो थे वो एज एक्सपेक्टेड थे? अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी, जिस तरह से हिंदुस्तान हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं तमाम टीमों को, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो अपने तमाम टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं पिछले गुज़श्ता तकरीबन 22 मैचों में वो, तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। खबर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, इतना पता चल रहा है आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आई कांट। ठीक है, मुझे ये बताइएगा अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी थोड़ी बेहतर है पहले। ठीक है, अच्छा कल के मैच के जो रिजल्ट्स थे वो एज एक्सपेक्टेड थे? आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जीत जाएगा? जी अहमद, हमें सुन पा रहे हैं आप? आई थिंक आवाज का इशू है, अहमद से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टीम को मैं कहूंगा कि कोशिश करें कि हमारी आवाज अहमद तक जाए, क्योंकि कल के मैच को लेकर हम भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि फाइनल जो है वो लाहौर में होना चाहिए और वो उसी सूरत में होना था अगर इंडिया। अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ज्यादा अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है कि हम
होस्ट कर रहे थे। तो होस्टिंग करते हुए सबसे पहले तो हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, फिर हमारा ग्राउंड भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, बिल्कुल बाहर हो गया। और जैसे अहमद ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी था, तो हमारी टीम का तो उतार की तरफ ही सिलसिला था, चढ़ाव की तरफ तो जा ही नहीं सका। तो कल भी जिस तरह से हमारे पैनल पे आदिल मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और जब्बार साहब से भी हमने मैच पर थोड़ी सी बात की थी। तो उस्मान साहब, आप की क्या आज की प्रेडिक्शन है? कल के मैच की तो हम सबकी गलत हो गई, न्यूजीलैंड तो आज आपको क्या लग रहा है? आज तो 100% न्यूजीलैंड जीत रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह की क्रिकेट वो खेल के गए हैं पाकिस्तान में, अभी भी यहीं पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं, तो वो उनको तो एक तो उन्होंने पहले ये होशियार थे, इतने अच्छे थे कि उन्होंने सीरीज इस तरह प्लान की थी, यहाँ आए, अपने आप को एक्लेमेटाइज किया, साउथ अफ्रीका के साथ भी यहाँ पे खेले, पाकिस्तान के साथ भी खेले, बाकी टीमों के साथ तो अपने सारे थ्रू आउट मैच जीते हैं। सिर्फ वो एक ही हारे हैं जो हिंदुस्तान से उन्होंने हारे, उनके लिए नई कंडीशन थी एक तरह से, आप समझ लें। तो यहाँ पे वो खेल के जीत के जा रहे हैं। आज का मैच तो क्योंकि ऑलरेडी 350 वो कर चुके हैं तकरीबन, तो 350 का मतलब है कि वो मतलब जितना भी क्लास है एक खेल क्या ये टोटल स्कोर दुबई दे पाएंगे? नहीं, दुबई में तो इनका 250 का मैच होना है। 250 में वो करें या ये करें, क्योंकि इनके पास भी स्पिनर अच्छे हैं, तो ये भी मूव कर लेंगे। वो तो वरुण चक्रवर्ती के साथ आते हैं और साथ उनके फिर जडेजा है और दूसरे सारे हैं, तो वो तो खेल ही स्पिनर के साथ हैं, उनको एडवांटेज जरूर होगा। बट न्यूजीलैंड इज नॉट दैट सिंपल टीम के वहां पे, बट डेफिनेटली क्योंकि वो एक कंडीशन में खेले हैं, तो इंडिया को वहां एज जरूर होगा। बट आज के मैच में तो बिल्कुल बड़ा क्लियर है, विलियमसन ने भी 100 किया है, उनके टॉप ऑर्डर में 2, पहली विकेट उनकी गिरी थी 48 पे, दूसरी गिरी है 212 पे। अब वो खुले दिल के साथ खेल रहे हैं, जहां उनका दिल करता है वो शॉट मार रहे हैं, और उनका कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो राना बॉल के साथ नहीं खेला। यानी सारे उन्होंने रन रेट को ऐसे मैनेज करके वो चले हैं, और उनकी पॉलिसी भी यही है कि वो एक बैटर उन्होंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है और वो बैटिंग उनकी डेप्थ तक जाती है, और फिर वो जहां मर्जी है आखिर में जाकर डेथ ओवर्स में मारते हैं। देखते हैं कि फिर रिजल्ट्स क्या होते हैं और कौन सी टीम जो है वो फिर इंडिया के साथ मद्दे मुकाबिल होगी फाइनल मैच में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों का सिलसिला अभी जारी है, और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है वो माहिर ग़ज़ियात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और डॉक्टर सारा मज़हर जो कि एफिलिएटेड हैं, शारजा में रहती हैं, और डिफरेंट फैमिलीज़ के ऊपर उनका बहुत कहते हैं ना कि एक रिसर्च भी है, और वो पाकिस्तान आई हुई स्पेशली। लेकिन हमने उनसे सोचा कि हम क्यों ना पूछें कि इस वक्त स्ट्रॉबेरी की एक बहुत बड़ी स्टोरी जो सामने आई है, वो ये स्टोरी है कि स्ट्रॉबेरी खाने से, कंज्यूम करने से, या किसी डिश में ऐड ऑन करने से कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी जो है वो जन्म ले रही हैं। तो डॉक्टर सारा, ओवर टू यू, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए डिफरेंट काइंड के यहाँ पर मिथ्स और फैक्ट पाए जाते हैं। अब अगर स्ट्रॉबेरी को बेसिकली देखा जाए उसके ओवरऑल न्यूट्रिशन में, तो हमारे पास इसमें वाटर कंटेंट मोस्टली 90% तक होता है। अगर 100 ग्राम आप स्ट्रॉबेरीज ले रही हैं तो उसमें मोस्टली 33 कैलोरीज, 32 to 33 कैलोरीज होती हैं। इसमें फाइबर कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वो पाया जाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसको शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी ओवरऑल अफादियत देखी जाए तो हाइपरटेंशन के पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लो सोडियम और लो फास्फोरस कंटेंट होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट और क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं, लो फास्फोरस होने की वजह से उनकी डाइट में इसका यूज़ बहुत किया जाता है। जब आता है कि ये हमारे पास पॉइजनस या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल इसमें है, ठीक है, पहला कंटेंट वहाँ से आता है कि हमारे पास जिस पौधे पे ये लगती है वो सॉइल कांटेक्ट उससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, स्पोर्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है, वो आप गर्म पानी में उसे वॉश करने के बाद ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी फंगल इन्फेक्शन कुछ भी। लेकिन उसके बाद सेकेंड थिंग पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, बाइफेंथन है हमारे पास, मैलाथोन है, ये डिफरेंट पाए जाते हैं। कितनी देर के लिए वॉश करना है ये भी फिर हम कोशिश करते हैं। दो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगी, तो उनकी वजह से हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये मेथड्स के बारे में थोड़ी देर में बताइएगा। हमने जाना है अपने किचन की तरफ, क्योंकि इफ्तार का टाइम भी होने वाला है। बिल्कुल, इफ्तार का टाइम होने वाला है, और बार बार अनवार जो है वो अलार्म दे देते हैं इफ्तार का टाइम होने वाला है। क्यों ना आप डिश के बारे में बताएं। फातिमा, आपने बताया डिश कंप्लीट हो गई है? हाँ जी, डिश कंप्लीट हो गई है हमारी। अच्छा, हमने क्या बनाया था प्लीज अपने व्यूअर्स को आप बता दें, क्योंकि ये रिकैप सेशन है और जिन व्यूअर्स ने हमें भी ज्वाइन किया तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। हमने बनाई है जी मैक्रोनी वाइट सॉस के साथ। इसके लिए जो है वो 200 ग्राम हमने मैक्रोनी ली है, 200 ग्राम हमने मिंस लिया है, चिकन का, बीफ भी ले सकते हैं आप। और मिंस को जो है ना वो आप जिंजर गार्लिक में सौते करके अनियन ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में रेड चिली पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस और विनेगर जा रहा है, दैट्स इट। इसके बाद अब इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। सेपरेटली वाइट सॉस बनाएंगे,
वाइट सॉस के लिए हमने ली है 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून वाइट फ्लावर और उसके बाद मिल्क ऐड करके सॉस रेडी और सारी चीज़ों को मिक्स करके मैकरोनी रेडी। बिल्कुल ये रेडी हो गई भी है और हमारा जो किचन है वो तलो की तरफ से स्पॉन्सर हुआ हुआ है जी। और तलो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें मौजूद है विटामिन ए और डी जो आपकी स्किन और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, खाने को मज़ीद बेहतरीन मज़ेदार बनाता है। गुज़िश्ता 70 सालों से माओ का बेहतरीन इंतखाब है। सो तलो लेकर आएँ और अपने खाने को मज़ीद बेहतरीन बनाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स इफ्तार का जो टाइम है वो करीब आ गया हुआ है और हमारी जो डिशेस हैं वो भी तकरीबन तैयार हो गई हैं। एक तरफ हमने मैक्रोनी तैयार की है, दूसरी तरफ आपने डोनट्स तैयार किए हैं सबरोसो के। बिल्कुल। तो अफ्तारी जो होती है डॉक्टर साहिबा भी इधर मौजूद हैं और जप्पा साहब भी हैं और हमारे अनवार भी हैं और अवैसी साहब भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अफ्तार के वक्त सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है ये हमने कंज्यूम करनी है? मैं डॉक्टर साहब से ही पूछूंगी, आप लोगों से भी पूछूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना हाइड्रेशन का स्टेटस मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसमें आपने देखना है कि आपने पोर्शन कार्बोहाइड्रेट से लेना है, प्रोटीन से लेना है या फैट से लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है आप कार्ब सोर्स से ले लें, क्योंकि अगर प्रोटीन से लेंगे एम्प्टी स्टमक होगा तो हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा होगा तो हमारे बर्न हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मोस्टली एच पाइलोरी के पेशेंट में भी डिफरेंट इस टाइप की कंडीशन आ जाती हैं। तो अपने कार्ब सोर्स, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में ये है कि आप फ्रूट सोर्स यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेन्स में से कुछ अनाज में से ले सकते हैं। तो इस तरह के आइटम्स आप पहले कंज्यूम करें। फ्राइड फूड आइटम्स हैं या प्रोटीन सोर्स है उसकी तरफ बाद में जाएँ। ठीक है। और जिस तरह से जो सुन्नत नबी है कि खजूर से हमें रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ग्लूकोज है आपके ब्रेन को भी और नॉर्मल हेल्दी वर्क के लिए आपको इंस्टेंट जो एनर्जी आती है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से आती है। तो हमारे पास जो खजूर है वो रिच इन आयरन भी है और उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा है ये ऑप्शन आपके पास। उसके बाद आप जूसेस या स्मूदीज की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। बिल्कुल रमज़ान है और कहते हैं ना कि मौसम का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और जो लोग गर्मी में रोज़ा रखते हैं तो उनसे पूछें वो कैसे किचन में काम करते हैं और कैसे फिर रोज़ा को इफ्तार करते हैं। तो इससे बेहतर अपने आप को हाइड्रेट रखें। ये एक मैसेज था डॉक्टर साहिबा ने जो हमें दिया। बिल्कुल ऐसे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता, हर से रात में सूरज है हदीसें उनकी
तो ज़माने में अंधेरा होता, वो ना आते तो ज़माने में अंधेरा होता। फ़ख्री जब मस्जिदे नबवी में आज़ाने होती, मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। इंजीनियर जमील अहमद अवैसी साहब ने जिस तरह से हमने ट्रांसमिशन का भी आगाज़ किया था तो बड़ा खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा, और अभी भी हमारे नाजरीन के लिए जो कि इफ्तार करने के बाद अभी भी ब्रेक से वापस आए हैं और दोबारा से हमारे शो का हिस्सा हुए हैं, उनके दिलों के लिए भी बड़ी राहत का सामा बना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ उस्मान तैयब जप्पा साहब, जिनसे चौथे पारे की अहमियत, फजीलत और तारीखी वाक़यात हम जान रहे थे। जप्पा साहब, चौथे पारे में अल्लाह ने ग़ज़वा उहद को भी बयान किया है, उस हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे साहब अल्लाह आपको बरकत दे, आप मुझे वाकई उहद लेके चले गए, अल्लाह आपको इसका अजर दे। जो ग़ज़वा उहद का वाक़या है ना जी, कुरान हकीम में ये चौथे पारे में सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ने डिफ़ाइन फरमाया है। दो वाक़यात आए हैं, एक जो नजरान से ईसाई आए थे उनके साथ जो मुबायला हुआ है जिसको हमने कल डिस्कस किया था, और ग़ज़वा उहद जो ये चौथे पारे के अंदर चौथे रकू से शुरू होता है और फिर ये 8वें रकू तक चलता है। दरमियान में अल्लाह करीम जो है वो ग़ज़वा बदर को भी थोड़ा सा इशारतन बयान फरमाते हैं, और मोस्टली जो खिताब है वो ग़ज़वा उहद के लिए है, और अल्लाह ने उसकी जैसे अक्कासी फरमाई है। तो ये चौथे पारे का बिल्कुल आगाज़ है, आयत करीमा 121 है, आल इमरान है सूरह, और फरमाते हैं वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विअल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल। ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जिस दिन आप सुबह सुबह अपने घर से निकले और आप मुजाहिदीन की सफ़ों की तरतीब फरमा रहे थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में निकले हैं ग़ज़वा उहद के लिए, अल्लाह वो बयान फरमा, रात आपने रास्ते में गुजारी है, सनियतुल विदा से आगे गुजरे के मस्जिद है, और सुबह अलस सुबह वहाँ से निकले हैं, तो अल्लाह उस मामले को बयान फरमा रहे कि सुबह सुबह आप निकले हैं और मुजाहिदीन की सफ़ों की तरतीब फरमा रहे हैं उहद शरीफ पहुँच के। फरमाते इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला, जब तुम में से दो गिरोहों ने बुज़दिली का मुज़ाहिरा किया, वो जो मुनाफिकीन की तरफ इशारा है, जो लोग रास्ते से वापस, वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह ही उनका मददगार था अगर वो समझते तो, व अल्लाह फलयतवक्कल मुमिनून, और ईमान वालों को अल्लाह के ऊपर ही तवक्कुल करना चाहिए। फिर अल्लाह ने बदर की तरफ इशारा फरमाया, उहद के साथ फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हें बदर में भी फतेह अता फरमाई थी, हालांकि तुम उस वक्त तादाद में कम थे। अल्लाह ने उहद को फिर उसके साथ रिलेट किया, फिर फरमाया इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुनज़लिन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जब आप उनको फरमा रहे थे कि अगर तुम अपनी साबित कदमी का मुजाहिरा करोगे तो अल्लाह 3000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करेगा। फिर साथ ही फरमाया बला इन तस्बिरु, अगर तुम सब्र करोगे, व तत्तकू, और अल्लाह से डरते रहोगे, व यअतूकुम मिन फौरिम हादा, और अचानक तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, अल्लाह फिर तुम्हारी 5000 फरिश्तों से मदद फरमाए। पहले 3000 का कहा, फरमाया अगर तुम डट जाओगे, सब्र कर लोगे तो 3000 फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह तुम्हारी मदद। वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बि, अल्लाह ने ये खुशखबरी तुम्हें इसलिए सुनाई है 3000 की और 5000 की, ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए, ताकि तुम काबू हो जाओ इस बात के ऊपर। फिर साथ ही अल्लाह ने फरमाया इसी के अंदर ग़ज़वा, ये दरमियान में दूसरे वाक़यात, फिर साथ ही ग़ज़वा उहद को इयम वला ताहिनु वला ताज़नु, ना तुम गम करो ना दिल शिकस्ता व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो तो, ईमान तुम्हारे अंदर है तो अल्लाह तुम्हें ही गलबा अता फरमाएगा। फिर फरमाया आयत नंबर 140 में यमससकुम करहुन, अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचा है उहद के अंदर, फकद मसल कौमा करहुन मिसलो, इससे पहले बदर में उनको भी तो जख्म पहुंच चुका है। बहुत तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैना, ये दिन है हम लोगों के अंदर बदलते रहते हैं, अल्लाह फरमाता है।
ठीक है, बहुत खूब। और ये ग़ज़वा उहद के हवाले से जो बयान फरमाया गया था चौथे पारे में, उस हवाले से भी जब्बार साहब ने हमारी रहनुमाई फरमा दी है। और कोशिश हम ये करेंगे कि जब ब्रेक के बाद भी वापस आएँ तो चौथे पारे में एक और कुछ और अहम वाक़यात भी हैं, वो भी हम जब्बार साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सारा मज़हर भी हमारे साथ मौजूद होंगी। और ब्रेक पर जाने से पहले, इफ्तार से भी पहले, डॉक्टर साहिबा से हम स्ट्रॉबेरी के हवाले से एक बात कर रहे थे, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से मिथ्स भी चल रहे हैं, तो वो क्लैरिफाई करने की भी कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉबेरी को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो वो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं पैगाम रमज़ान में, दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको ब्रेक के बाद। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे ऐसे फलों पे जिस पे एकदम से कहते हैं ना कि शोर बरपा हुआ है कि फल नहीं खाने चाहिए। वो फल कौन सा है? वो फल है स्ट्रॉबेरी के। ये कहते हैं लोग कि स्ट्रॉबेरी खाने से कैंसर जैसी मुज़र बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाएँ और उनसे पूछें क्या ये है या नहीं है। तो हमारे साथ आज न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर सारा मज़हर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, क्या हाल है? अस्सलाम। ठीक है। डॉक्टर साहबा मुझे बताएं कि ये जो एकदम से न्यूज़ आ रही है कि स्ट्रॉबेरी खाने से जो है वो कैंसर हो जाता है और लोग मना कर रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी ना खाएं, तो ये क्या है? देखिए, आप पहले ये देखिए आपको ये बात कौन कह रहा है। किसी रिसर्चर की बात हो, किसी साइंटिस्ट की बात हो, आपके पास डिफरेंट ऑफिशियल वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको ऑफिशियली कहीं पे आप देखें क्या वाकई ऐसा हुआ। कैंसर आपने स्पेसिफिक एक चीज़ को उठाया, उससे कोरिलेट किया कि स्ट्रॉबेरी खाने से कैंसर हो रहा है। आप ये देखिए कैंसर होता किससे है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। मोस्टली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब हाई होता है तब हमारी बॉडी में अबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स होता है और कैंसर होता है। तो जो बेसिकली स्ट्रॉबेरीज की क्वालिटी है, फ्लेवोनॉइड और एंथोसायनिन, ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग है, वो तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है। उसमें ऐसा क्या आ गया कि आप कह रहे हैं कि उससे कैंसर हो सकता है। तो बगैर तहकीक के किसी भी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए कि स्ट्रॉबेरीज की वजह से कैंसर हो सकता है। इवन आप पढ़ लें कि उसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी उससे रेलिवेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं कि उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं, स्पोर्स, बैक्टीरिया हो सकते हैं, खाने से तबीयत ख़राब हो सकती है आपकी, तो वो पेस्टिसाइड्स की वजह से भी हो सकता है। बाकी मिट्टी के साथ उसका कांटेक्ट होता है, उसकी वजह से बैक्टीरियल कंटामिनेशन होती है। आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट वॉशिंग के मेथड्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। प्लीज एलैबोरेट करें वॉशिंग मेथड्स। बिल्कुल देखिए, दो मेथड्स आते हैं हमारे पास। एक एन ईटर्स मैनिफेस्टो, एक इंडियन राइटर की बुक है, उसमें मेंशन्ड है कि आपने अगर वॉश करना है बेरीज में किसी भी चीज़ को, तो आपने 51 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आपका गर्म होना चाहिए। बेसिकली पानी का बॉइलिंग जो पॉइंट है 100 डिग्री तक होता है। तो आपने नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी आपको 51 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए, वो लेना है और उसमें आपने 2 मिनट के लिए डिप करनी है वॉशिंग के बाद उस पानी में। उससे निकाल के आपने ड्राई कर लेना है, ठीक है। आपने नॉर्मल हवा में उसे खुश्क होने बास्केट में रख देना है। अब इनकी शेल्फ लाइफ बेसिकली, अब बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होगी, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। जो नॉर्मली 3 डेज़ होती है, या स्ट्रॉबेरीज आप देखेंगे कि वो मतलब आपको ढीली सी लगती हैं, गली भी लगती हैं, कलर ख़राब हो जाता है। तो उस तरह से करने से उसकी शेल्फ लाइफ 3 से 5 दिन पे चली जाती है। इवन आप एक दिन लेके आए हैं तो 5 दिन तक उसे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड मेथड की हमने बात की। सेकंड मेथड में ये है कि हम उस एज अ प्रिजर्वेटिव उसमें क्या चीज़ ऐड करें वॉशिंग में प्रॉपर, कि नॉर्मल टेम्परेचर पे। मोस्टली लोग कहते हैं गर्म पानी में नहीं डालना, फ्लेवर चेंज हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। वो एक राइटर है हमारे पास, हैरिस जॉन, तो उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि आप अगर 12 कप पानी ले रहे हैं 1 kg स्ट्रॉबेरीज के लिए, तो उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून आपने उसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन या बैक्टीरियल ग्रोथ या स्पोर्स को रिटार्ड करेगा। तो इस तरह से आप अच्छे से उनको क्लीन करके यूटिलाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी कहा गया है ना कि दूध के साथ जो स्ट्रॉबेरी है उसका भी कॉम्बिनेशन कोई ठीक नहीं है, इसके ऊपर कोई बात नहीं। देखिए, अब माइनर अमाउंट में उसमें आयरन पाया जाता है स्ट्रॉबेरीज में। बेसिकली दूध के साथ जब उसका कम्बिनेशन आयरन कैल्शियम चिलेशन की तरफ वो बात जाती है, ठीक है। आप देखें कि रिचेस्ट सोर्स आपके पास आयरन का खजूर है, आप खोया खजूर शेक पी रहे हैं, आप वहाँ पे बात नहीं कर रहे कि आयरन कैल्शियम चिलेशन हो रही है। आप धनिया पुदीना की चटनी दही में मिक्स करके बना रहे हैं, वहाँ आयरन कैल्शियम की चिलेशन की बात किसी को याद नहीं आ रही। बात आप इवन गोश्त बना रहे होते हैं, गोश्त में दही डाल देते हैं, ठीक है ना। आयरन और कैल्शियम दोनों चीज़ें हैं, आयरन कैल्शियम चिलेशन। आप इवन घरों में जो आयरन खवातीन मोस्टली प्रेग्नेंट होती हैं, वो आयरन का कोई सप्लीमेंट लेती हैं, वो दूध के साथ ले रही होती हैं, वो भी आयरन कैल्शियम चिलेशन है। आयरन और कैल्शियम एक दूसरे के असर को
ज़ाया कर रहे हैं, ख़त्म हो जाती है न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है। तो ये बात है कि चिलेशन हो सकती है वहाँ पे हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट होती है उनकी वजह से, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है कि आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ये कैंसरस प्रॉपर्टी है या कुछ भी ऐसा हो। यानी कि ये सारी मिथ हैं जो कि फिर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो अपने व्यूज को गेन करने के लिए इस तरह की बातें बिल्कुल सोशल मीडिया पर। आपको याद होगा तरबूज के ऊपर भी तो आया था ना कि तरबूज में इंजेक्शंस लग रहे हैं और तरबूज ना खाने से भी कैंसर है, रेड कलर के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं लाल करने के लिए, मीठा करने के लिए। कुछ हद तक कहीं हद तक एक बात ठीक हो सकती है जहाँ पे आपने तहकीक की हो, किसी ने साबित किया हो, लेकिन बगैर तहकीक के आप किसी की बात पे यकीन ना करें। ठीक है। वो मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें इतना केमिकल कहाँ से आएगा कि हर घर में तरबूज जा रहा है और वो वाकई केमिकल वाला। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली अभी रमज़ान की मुनासबत से हमें वेट लॉस के हवाले से ज़रा गाइड कर दें। बहुत से लोगों की कोशिश होती है, जिस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो लोग वैसे आम दिनों में तो कर ही रहे हैं, लेकिन रमज़ान में तो हमें ये मौका मिल जाता है पूरा दिन ही फास्टिंग का। तो वेट लॉस किस तरह से किया जा सकता है रमज़ान में? सहरी में क्या खाएं, इफ्तार में क्या खाया करें? देखिए, एक डाइटरी पैटर्न आपके पास अगर IF इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है तो उसके साथ आप पोर्शन रख लें मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट और हाई इन प्रोटीन। ठीक है। फ्राइड फूड आइटम्स को आप स्किप कर लें, एक पोर्शन कंट्रोल की तरफ आ जाएं। आपने मीठा लेना है तो आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से मीठे का सोर्स नहीं लेना। आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अगर आपने फ्रूट्स लेने हैं तो आप रॉ फॉर्म में फ्रूट खाएंगे, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने शरबत या चीनी घोल के इस्तेमाल नहीं करनी, नेचुरल फ्रूट शुगर जो है वो यूटिलाइज करने हैं। और रोटी खानी है तो आपने घर के आटे की रोटी खानी है, जो होता है हमारे पास गंदम का, आपने वो मैदे की रोटी या पराठा उसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बेसिक टिप्स हैं। और फ्राइड फूड आइटम से आप अवॉइड करेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में वैसे भी हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हमारा जितने भी बॉडी में हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल लेवल पे आएंगे। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ होता है, उसमें थोड़ा सा आ सकता है कि वेट ज़्यादा कम ना हो, लेकिन जहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग की और हाई प्रोटीन और मॉडरेट कार्ब की डाइट के पैटर्न की डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात आती है तो उसमें वेट लॉस के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ आप अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर लें रमजान में कि थोड़ा सा वर्कआउट, डबल इंपैक्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स। डॉक्टर साहब आप बताइए फैट्स कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, फैट रिड्यूस बेसिकली फैट लॉस एक तरीका है आपके पास। अगर आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन से करना है तो जितनी आपकी बॉडी को आपके BMI के अकॉर्डिंग कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी, आपका जितना भी रेस्टिंग एनर्जी मेटाबॉलिक रेट होगा उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज आपने उससे कम कैलोरीज यूज़ करनी है, उससे 25% कम कैलोरीज आपने लेनी होती हैं। एक चीज़ ये। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगी तो आपको जितना वर्कआउट नॉर्मल लाइफ में, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिव नहीं है, तो आपको वो एक्टिव करना पड़ेगा, वर्कआउट लेके आना पड़ेगा, देन आप फैट लॉस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि हमें गुड कार्ब्स की तरफ जाना है, हमें प्रोटीन्स की तरफ जाना है, जो कि हमें सोर्स सबसे अच्छा जो चिकन भी है, फिश भी है। और कार्ब्स में थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि बेक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये किस तरह से इसको और गुड कार्ब्स कौन से ऐड अप किया जाए, क्योंकि वो जो एक क्रेविंग रहती है ना पेट भरने की, वो कंप्लीट नहीं फिर होती। देखिए, आपके पास वेजिटेबल्स जितने भी हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फ्रूट्स की तरफ आएंगे तो मोस्टली ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड जो हमारे पास आ रहा होता है वो बनाना का, ग्रेप्स का, ये ज़्यादा होता है। आप मैंगो, वो तो ऑब्वियसली इस सीज़न में नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा एप्पल है, गावा है, ऑरेंजेस है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये बेरीज हमारे पास आजकल सीज़न में है, तो ये तो अच्छा सीज़न है फ्रूट्स का, कोई भी फ्रूट आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ आप अगर कार्ब का अच्छा सोर्स, कार्ब और प्रोटीन मिक्स देखना चाहें तो आपके पास लेंटिल्स हैं, जैसे आप हलीम कंज्यूम कर सकते हैं। आप बीन्स की कोई भी चाट बना लें, मतलब अब काले चने की, सफ़ेद चने की, उसके अलावा किसी भी उसके यूज़ कर सकते हैं, उसको एडप्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलें जी, प्रोग्राम के हम इख्तिताम की तरफ बढ़े हैं और इख्तिताम से पहले मैं ये चाहूँगा कि हाफिज़ उस्मान तैयब साहब से हम चौथे पारे में कोई भी एक अहम वाक़या, कोई भी खूबसूरत वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या का तसलसल वही चल रहा है ग़ज़वा उहद के हवाले से। अल्लाह चल के आगे फरमाते हैं, वलियअलमल्लज़ीना आमनू वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा, ये हमने तुम्हें आजमाइश में इसलिए डाला है ताकि हम देख लें कि तुम में से साबित कदम कौन रहता है, और हमने इसलिए डाला ताकि तुम में से कुछ शहीद भी हो जाएँ, वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा, ताकि तुम में से कुछ शहीद हों, वल्लाहु वलियुमहिस्सल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन, ताकि हम छांट लें कि ईमान वाले कौन हैं और काफिर कौन है, उनका भी हमें पता चल जाए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल, क्या मुसलमानों ने ये सोच रखा है कि वो जन्नत में ऐसे दाखिल हो जाएंगे और उनकी किसी किस्म की भी कोई आजमाइश नहीं की जाएगी? आजमाइश अल्लाह ने फरमाया वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल, इससे पहले तो तुम मौत की आरजू किया करते थे, तुम शहादत की दुआएं मांगा करते थे। बदर में जो हुआ ना जी,
वहाँ पे सहाबा इकराम गए, अल्लाह ने उनके लिए फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तो वहाँ 313 थे ना। अब जब ओहद हुआ ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया सहाबा इकराम से, जो नौजवान सहाबा इकराम थे ना, और ख़ासतौर पर सैयद शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इनका मुकाबला बाहर निकल के करेंगे, क्योंकि बदर का सुन रखा था ना, जो बदर में गए हैं उनकी अल्लाह ने इतनी फजीलतें अता फरमाई। तो अल्लाह फरमाता है वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत, इससे कबल तुम मौत की आरजू किया करे, तुम शहादत मांगा करते थे। अन तलक़ू फ़क़द रअयतमुहु व अंतुम तंज़ुरून, अब वो तुम्हारे सामने आ गई, अल्लाह ने तुम्हारे सामने जो है वो शहादत ला के रख दिए। फिर थोड़े गैप के बाद अल्लाह ने फरमाया सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रोब, मैं अन करीब इन कुफ़ार के दिल में तुम्हारा रोब डाल दूंगा। ये बिल्कुल ये आयत कहा जाता है उहद के बारे में भी है और ग़ज़वा बदर के बारे में भी है। अल्लाह ने वहाँ उस मौका के ऊपर भी फरमाया वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहु, अल्लाह ने यकीनन अपना वादा सच कर दिखाया। कब? इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, जब तुम उन्हें बेदरेग कत्ल कर रहे थे। उहद जब शुरू हुआ है तो उहद में शुरू में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कत्ल किया है उनको, और यही वजह थी कि जब वो कत्ल होके भाग रहे हैं ना वहां पे, उस वक्त जो जबले रुमात के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों का दस्ता मुकर्रर फरमाया था, वो तब नीचे उतरे हैं कि अब तो जंग बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, अब तो वो जा रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, जब अल्लाह के हुक्म के साथ तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे, हत्ता इज़ा फशलतुम, यहां तक कि तुम्हारी हवा उखड़ गई, व तनाज़अतुम फिल अम्र, और तुमने उस हुक्म की हुक्म अदूली की जो रसूलुल्लाह ने तुम्हें, व असयतुम मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने हुक्म असयतुम, तुमने हुक्म अदूली की इसके बाद कि अल्लाह ने दिखा दी तुम्हें तुम्हारी महबूब चीज़, यानी तुम जंग में फतह चाहते थे, अल्लाह ने वो तुम्हें दिखा दिया। फिर जब वो देख लिया फिर तुमने हुक्म अदूली कर दी। वो 50 लोगों की तरफ इशारा, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से कुछ दुनिया के तालिब थे, वो मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और कुछ आखिरत के तालिब थे जो बाद में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तियकुम, फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि हमने फिर तुम्हें आजमाया। वलकद अफा अनकुम, लेकिन हक बात ये अल्लाह फरमाता है वलकद अफा अनकुम, इसके बाद भी फिर हमने तुम्हें माफ फरमा दिया। यानी जो मामला हुआ उहद के अंदर फरमाया वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अल मोमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के ऊपर बहुत फजल फरमाने वाला है। फिर दरमियान में दूसरी बातें करके अल्लाह ने फिर ग़ज़वा उहद की तरफ इशारा फरमाया, बिल्कुल जहाँ इस चौथे पारे का निस्फ़ होता है तो निस्फ़ से आगे फरमाया अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई मुसीबत आई हो, कद असबतुम मिस्लिहा, जबकि इससे पहले तुम 2 गुना मुसीबत उनको पहुंचा चुके हो। बदर की तरफ फिर इशारा फरमाया कुल तमन्ना हादा, फिर तुमने कहा कि जब तुम्हें कुल तमन्ना हादा, फिर जब तुम्हारे ऊपर वो मामला हुआ तुमने कहा ये कहां से आ गई, कुल तमन्ना हादा, अल्लाह फरमाता है कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तुम्हारे अपनी वजह से ही आई है वो जो तुमने नाफरमानी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहबी स्कॉलर हाफिज उस्मान ताई जप्पा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। डॉक्टर सारा मजहर ने आज हमें ज्वाइन किया था, इसके साथ साथ सना खान, इंजीनियर अहमद अवैसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम मेहमानों का। और रोज़ की तरह हमारी कोशिश यही होती है कि हम कुछ ना कुछ सीखें अपनी इस रमज़ान ट्रांसमिशन से, जो कि जिसका कंडक्ट किया जाता है आप तमाम लोगों के लिए, अपने तमाम नाजरीन के लिए, कि कोई ना कोई अच्छी बात कुरान पाक से भी हम सीखें, हम अपने डॉक्टर से भी सीखें कि हमने अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर बनाना है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। प्रोग्राम के बाद नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।